हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आप लोग क्लास 12th के जो बच्चे हैं जो बायो में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिनके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने उन्हें पसंद किया। अब बात आती है कि सर अब जो मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं तो मेरी प्रिपरेशन क्या चल रही है, नहीं चल रही है। इन्हीं को लेकर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग सारे बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई है तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लें। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड के इम्पॉर्टेंस को देखते हुए बनाई गई है। तो आप लोग तमाम बच्चे इन वीडियोज़ के हेल्प से आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 जो भी आप लोग के 5 यूनिट हैं जहाँ पे 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग यूनिट के मार्किंग स्कीम अलग अलग होते हैं। उन्हें मार्किंग स्कीम को देखते हुए फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 16 मार्क्स और सेकंड यूनिट्स में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी डिस्कशन किए हैं, जो आप लोगों को ये बताएगा कि भाई जो एमसीक्यू आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू और असर्शन और रीजन कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते होंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों पर। तो देखो, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं 2026 के बोर्ड के लिए, उनके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12th बायोलॉजी में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दो यूनिट पे आप लोगों के लेक्चर्स 1 या 2 दिन में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। पहला आप लोग देख रहे होंगे यूनिट 1। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और अगर यूनिट 1 पे देखें तो ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है, तो रिप्रोडक्शन में आपको 3 चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड लेसन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से आपके 16 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट 2 जिन्हें हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कहते हैं, जिन्हें हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बोलते हैं, यहाँ से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको मेनली 3 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड तीसरा है इवोल्यूशन वाला चैप्टर। थर्ड है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 4 जो बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन है, जिसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशंस की, इनकी यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो यहाँ से आपके 12 मार्क्स पूछे जाते हैं। और लास्ट आप लोग का यूनिट नंबर 5 जहाँ पे 10 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी 3 लेसन होंगे, जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्किंग का जो पैटर्न है वो पैटर्न रहने वाला है। बाकी एग्जाम जो होंगे सीबीएसई में वो 5 सेक्शन में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन 5 सेक्शन में कैसा कैसा होगा, सबसे पहले सेक्शन ए जो एमसीक्यू और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको टोटल 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, दैट मीन्स 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यू और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर जो सेक्शन सी पे आएंगे, शॉर्ट आंसर टोटल 7 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 3 × 7 यानी 21 मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी केस बेस्ड के क्वेश्चंस भी पूछती है बायोलॉजी, है ना। केस बेस्ड तो सीबीएसई का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 8 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी लॉन्ग आंसर में आपको 3 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे, तो दैट मीन्स 15 मार्क्स। ओवरऑल बात करें तो 70 मार्क्स के आप लोगों के वेटेज के वाले क्वेश्चन इस हिसाब से रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे, सबसे पहला हम लोग फर्स्ट चैप्टर, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं।
तो इनके डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से कैसे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इन पूरे प्रोसेस को आपको याद होना चाहिए, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। अगर आप पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आउटर लेयर पे 2 लेयर देखने को मिलते हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन कौन से एलिमेंट से बनते हैं एंड इंटाइन किससे बनता है, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन की क्या सिग्निफिकेंस है और इनके क्या फंक्शन होते हैं, साथ ही साथ अगर हम पॉलन ग्रेन को देखेंगे तो पॉलन ग्रेन में एक जर्म पोर भी होता है, उनके क्या फंक्शन होते हैं, तो ये टॉपिक कर लेना है। थर्ड है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो कैसे एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा का पूरा मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक बनता है, उस प्रोसेस को पूरा का पूरा आप लोगों को याद होना चाहिए, जिसे हम लोग 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब मियोसिस होता है तो मियोसिस होने के बाद जो 4 सेल बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, उन 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि एक स्पोर पूरा का पूरा मेगास्पोर बनाता है जो 7 सेल 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। इनको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होंगे, ऑटोगेमी, गैटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। तो आप लोगों को ये पढ़ना है कि ऑटोगेमी क्या होता है, गैटोनोगेमी क्या होता है, जेनोगेमी क्या होता है। इनके डिफरेंस आप अगर एग्जाम में आते हैं तो डिफरेंस भी आप लोगों को लिखने के लिए कैपेबल हो जाना चाहिए। अगला है विंड पॉलिनेशन। अगला है विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन किससे होता है, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटेमोफिली कहते हैं एंड वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन भी 2 तरीके के होते हैं, एपी हाइड्रोफिली होता है एंड हाइपोहाइड्रोफिली होता है। तो इन सारे चीज़ों का आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि हाइड्रोफिली के 2 एग्जाम्पल मैक्सिमम वाटर में याद रखना है। और साथ ही साथ विंड पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स के या फ्लावर्स के, उनको आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आप लोग जानते हो 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस वैसे डिवाइसेस होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि डाइकोनोगेमी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे तो वो तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, क्रॉस ही करेंगे, ठीक है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जब आप आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हो तो साथ साथ इन ब्रीडिंग डिवाइस भी पढ़ना कि वो डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करे, ठीक है ना। तो एक होता है क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर। तो क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाली चीजों को पढ़ लेना है कि यहाँ पे जो रोल होता है फिलिफॉर्म एपार्टस का, आप लोग देखे होंगे कि जो एक एपार्टस होते हैं, एक एपार्टस 3 सेल से बनते हैं, जिसमें 2 साइनरगिड्स होते हैं, एक सेल होता है। दोनों साइनरगिड्स के पास एक फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है और यही फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है इंटर करने के लिए। तो यहाँ पे फिलिफॉर्म एपार्टस का क्या फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, तो इनको पढ़ना है। अगला है सर डबल फर्टिलाइजेशन। इस लेसन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। आप जानते हो कि प्लांट यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल इसलिए क्योंकि इसमें 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक जगह पे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं साइनोगेमी, जहां पर एक सेल एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनाता है। एक जगह पर बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे एक सेंट्रल सेल और दूसरा मेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करता है, ताकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर रेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या पूछा जाएगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन अबाउट साइनोगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान रखना, ये जैक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन चीज़ों पे याद रखना। दूसरा, इनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं व्हाई इज दिस प्रोसेस यूनिक इन एंजियोस्पर्म्स, तो इन जवाबों का भी आपके पास आंसर होना चाहिए। अगला आता है कि व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि भाई जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वो कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को प्रीसीड करता है, इसको पढ़ लेना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनता है, पहले आप देखोगे सर, पहले ग्लोबुलर बनता है, फिर हार्ट शेप होता है, फिर मैच्योर बनता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है डाइकोट एम्ब्रियो का, मोनोकोट एम्ब्रियो का, तो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होता है, हर एक स्टेप को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है।
फॉल्स फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, हर एक के दो दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। सीड वाइबिलिटी किसको कहते हैं, जैसे आप लोगों ने सीड वाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलन वाइबिलिटी भी होता है। पॉलन को स्टोर करने के लिए पॉलन बैंक होते हैं, तो पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी एंड डिस्पर्जल, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस आप लोगों को पढ़ लेना है कि सीड डॉर्मेंसी एंड डिस्पर्जल का। एपोमिक्सिस क्या है, तो कभी पूछा जाता है डिफाइन द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन ए हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, अच्छा हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस के क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चंस का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। पॉलीम्ब्रिनी क्या है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। इसके अलावा फिगर की बात करें तो सबसे पहला ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, अगर आप एंथर की बात करेंगे तो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन आप लोगों को अच्छे से हो जाना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे 4 थीका यानी टेट्राथीकस बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे 4 लेयर होते हैं, इन लेयर के क्या क्या नाम होते हैं, एपिडर्मिस कौन सा है, एंडोडर्मिस कौन सा है, ठीक है, साथ ही साथ एंडोथेसियम कौन सा है भाई, है ना, टेपेटम कौन सा है, मिडिल लेयर कौन सा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ पे कौन से पार्ट के क्या नाम होते हैं लेबल करने के लिए एग्जाम पूछता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम होते हैं, जहाँ पे एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, साइनर गिड्स, ठीक है, एग सेल, ठीक है, तो इन सारे नाम को आपको पता होने चाहिए, लेवल करने आना चाहिए। लास्ट एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर होता है उनको भी अच्छे से कर लेना है। तो ये सारा का सारा, इसमें चलेजल एंड भी होगा, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को रिमेंबर कर लेना है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो फर्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपके अपकमिंग 2026 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर आए, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले की बात होगी। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे रखे हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटाइन एंड एक्साइन, व्हाई इज स्पोरोपोलिन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो इंटाइन और एक्साइन, जहां पे हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए इंटाइन और एक्साइन का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पोरोपोलिन से फॉर्म होता है। तो स्पोरोपोलिन से कौन सा लेयर फॉर्म होता है और इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो ये क्वेश्चंस के जवाब आपको होने चाहिए। व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, तो इनको आपको याद पता होना चाहिए। वेयर फिलिफॉर्म एपर्टस इज लोकेटेड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, फिलिफॉर्म एपर्टस का क्या फंक्शन होता है, पॉलन ट्यूब के गाइड के लिए होता है, कहाँ पे होता है, साइनर गिड्स में होता है। तो इन सारे प्रोसेस को आप लोगों को पूछा जाएगा, तो ये भी आंसर आप लिख लोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, आप लोग जानते हो कि एक प्रोसेस चलता है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में चलता है। तो भाई इमैस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है, ठीक है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कंडीशन में इमैस्कुलेशन क्या है और बैगिंग क्या है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको ये भी आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट विद एन एग्जांपल। फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं, फॉल्स फ्रूट के कौन से एग्जांपल होते हैं, ट्रू फ्रूट्स के कौन से एग्जांपल होते हैं। आप लोग बताइए कैस्यू कौन सा कैसा फ्रूट है, ठीक है, बनाना कैसा फ्रूट है, ग्रेप्स कैसा फ्रूट्स है। आप लोग बताइएगा कि ये कैसे फ्रूट्स के एग्जांपल हैं, आप लोग बताइए, कमेंट में करिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं कहाँ से बन रहे हैं, पॉलन मदर सेल। अभी पहले स्टार्टिंग टॉपिक में हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, पॉलन मदर सेल से बन रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि इनके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस को आपको यहाँ पे क्लियर करके डिफाइन करना है। अगला बात करेंगे सर, अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। तो आपने जब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ोगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियोसेक के तक डेवलपमेंट जो होगा, तो उनको अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ इनको डिफाइन करने के लिए कहा गया है। सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस हर बार देखोगे पूछने के तरीके बदल जाते हैं, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साइनेगमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, किसका प्रोसेस बाय डबल फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पे सेम चीजों को चेंज करके पूछ लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो भी क्वेश्चन सेम ही है। मेंशन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ईच, अब इसके एंड प्रोडक्ट में क्या बना, तो भाई साइनेगमी हुआ तो जाइगोट बना, और ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो क्या बना, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, कलम नहीं है ना, पेन का मतलब कलम नहीं होता।
डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो डाइकोट एम्ब्रियो बन रहा है उनके क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा भाई, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूलर बनेगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आप लोग को अच्छे से कर लीजिएगा, लेबल कर लीजिएगा। मोनोकोट एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट लगभग डाइकोट एम्ब्रियो के जैसा ही होता है। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में सेक्यूटेलम क्यों बोलते हैं, सेक्यूटेलम कौन से पार्ट को बोलते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उनको दोनों को फिगर को अच्छे से याद रख लेना। फिगर में पूछा जाता है कि रेडिकल पार्ट कौन सा होता है, रेडिकल पार्ट के कवरिंग पार्ट को क्या कहते हैं, प्लूमल के कवरिंग पार्ट को क्या कहते हैं, किसमें, सर मोनोकोट एम्ब्रियो में। तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट पे क्या है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे रखे हुए हैं जो अपकमिंग बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्हाई इज द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीडिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, तो आप लोग बताना है। ठीक है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस फ्लावर। आप लोग जानते हो क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। तो क्लेस्टोगेमस को हम लोग इसको याद करने के लिए एक तरीका बताते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे। क्लेस्टो सीएल का मतलब होता है क्लोज, जो क्लोज हो, जो बंधा हुआ, उसको बोलते हैं क्लेस्टोगेमस। चेस्मोगेमस, तो चेस्मो को हम लोग याद रखने के लिए तरीका बताते हैं बच्चे लोगों को। चेस्मोगेमस, चश्मा, चश्मा क्या होता है, ओपन होता है, और ओपन होगा तभी तो दिखेगा भाई। तो चेस्मोगेमस यानी कि ओपन फ्लावर होते हैं, क्लेस्टोगेमस क्लोज फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो क्लोज का मतलब सर जो ओपन नहीं होते, जो ओपन नहीं होते उसे क्लेस्टोगेमस, और जो ओपन होते हैं उसे चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल होते हैं, विच वन इंश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो इनका भी जवाब आप लोगों को लिखना होना चाहिए। व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है, हाउ इज इट केमिकली जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिप्रोडक्शन। तो ये एपोमिक्सिस क्या है, नॉर्मल डिफरेंसेस से, नॉर्मल रिप्रोडक्शन से ये अलग कैसे है। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। तो इनको हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इनके क्या इंपॉर्टेंस है, इनको पूछा जाता है। एक्सप्लेन द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है भाई, ये आप लोग को पता होना चाहिए। हाउ डज द पिस्टिल रिकॉग्नाइज द राइट टाइप्स ऑफ पॉलन, कैसे पिस्टिल रिकॉग्नाइज करता है कि भाई राइट पॉलन आ रहा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है, पूछा गया सवाल है आप लोगों का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों की फर्स्ट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारे चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हम रखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मेरा यहाँ पे देखो क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे, पैटर्न बदल सकते हैं बट टॉपिक नहीं बदलेंगे। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भाई सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछेगी, लेंदी क्वेश्चन पूछती है, जो भी पूछती है, बट टॉपिक यही सारे रहेंगे, है ना। पूछने के ढंग कभी कभी बदल जाते हैं बट पूछा यही जाता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, यूनिट 1 के दूसरे चैप्टर, जिन्हें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग देखते हो, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस देखने को मिलता है। तो टेस्टिस के क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेटोली एंड लेडिक सेल, लेडिक सेल के क्या फंक्शन होते हैं, सेटोली सेल के क्या फंक्शन होते हैं। टेस्टिस में पूछा जाता है एंड्रोजन सिंथेसाइज कहाँ पर होता है भाई, एंड्रोजन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है बताओ, टेस्टिस में होता है। ठीक है, टेस्टिस में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एक आप लोग पढ़े होंगे टेस्टोस्टेरोन। फिर पूछा जाता है एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, उनके क्या फंक्शन है, पाथवे ऑफ स्पर्म कैसे होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ लेना है। सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर सीबीएसई बोर्ड। तो ये जो सेक्शनल व्यू है ना, तो इसके पिक्चर को आप लोग को याद कर लेना, रट लेना है भाई, लेबल कर लेना है, क्योंकि लेडिक सेल कहाँ पे होते हैं, है ना। इंटरस्टेशियल स्पेस क्या होता है, इंटरस्टेशियल सेल क्या होते हैं, सेटोली सेल क्या होते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल क्या होता है। तो सारे के सारे सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उन सेल के पूरा का पूरा लोकेटेड और साथ ही साथ उनका डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें, फिगर विथ लेबल्ड फीमेल डक्ट सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल में डक्ट सिस्टम को बताना है। फ्लोपियन ट्यूब के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। उन तीनों पार्ट्स के नाम क्या है, इनफंडिबुलम किसको बोलते हैं, एम्पुलर रीजन किसको बोलते हैं, स्थमस्थ रीजन किसको बोलते हैं, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, लेबल करने के लिए भी आता है। अगला आता है जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। आप जानते हो स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवा या फिर एग बनने के प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। तो ओजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, वाइल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। आप लोग जानते हो कि जो एग होता है ना, तो एग का फॉर्मेशन मदर के एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भाई जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के बाद, बॉयज में प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट यही चीज गर्ल्स में, उनके जब वो मदर के वॉर्म में होते हैं ना, तभी उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है भाई, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, ओजेनेसिस हो, उन सारे चीजों का कंट्रोल भी हमारा बॉडी करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ब्रेन होता है, सीपीयू होता है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है।
तो भाई हार्मोनल कंट्रोल में क्या क्या पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ GnRH, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, जो क्या करते हैं, रेगुलेटिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो आपको इन सारे हार्मोन्स के रोल पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट द रोल ऑफ GnRH एंड LH, तो क्या लिखोगे? तो इन सारी चीजों के रोल्स आप लोगों को पता होने चाहिए जो हार्मोनल कंट्रोल में हेल्प करता है, ठीक है। अगला, अब देखो, एक जब आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो स्पर्म में, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, हेड वाला पार्ट याद रखना, मिडिल पीस जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ठीक है, और एक टेल वाला पार्ट होता है, बाकी हेड में एक्रोजोम वाला स्ट्रक्चर होता है। तो एक्रोजोम के क्या फंक्शन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। इनको ड्रॉ कर लेना, लेबल, इनके फिगर को अच्छे से लेबल करके याद कर लेना भाई। लेवल वाला क्वेश्चन सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना दो क्वेश्चन आपको लेवल देखने को मिलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो एक्सप्लेन द ऑल फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, सारे फेजेस को आप लोग को याद होना चाहिए। फिर पूछा जा रहा है विच हार्मोन्स पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन पूरे पीक पे रहता है। फिर ये दो चीजें याद रखना, तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक में एक चार्ट बना हुआ है जिसे मेंस्ट्रुएशन चार्ट बोलते हैं, उन चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ल्यूटियल फेज क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज क्या होता है, तो उन सारे फेजेस को अच्छे से पढ़ लेना भाई। एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है, पिछले बार पूछा भी गया सवाल है, ठीक है। फिर देखो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस लुटियम। अब यहाँ पे जो कॉर्पस लुटियम बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और वो फॉर्म कैसे होता है। फिर पूछ रहा है राइट द रोल इन सिक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल। आप लोग जानते हो जो यूटेराइन वॉल होता है जिसको एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं, जहाँ पे बेबी का इम्प्लांटेशन होता है ताकि उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिले ग्रो होने के लिए। तो एंडोमेट्रियम वॉल के मेंटेनिंग में कौन सा हार्मोन है, तो उस हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। याद रखना, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और ये कॉर्पस लुटियम के थ्रू रिलीज होता है, तो इनको पढ़ लेना है भाई। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, आप लोग जानते हो कि स्पर्म के आउटर पार्ट में, स्पर्म के हेड वाले पार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है जो करता है एक रिएक्शन जिसे एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। तो हाउ डज द स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा, हाउ डज द एग प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, तो इनको पढ़ लेना है भाई। क्लीवेज क्या होते हैं और इम्प्लांटेशन क्या होते हैं। क्लीवेज क्या होता है, डिवीजन को, और फिर डिवीजन होने के बाद आप देखे होंगे कि आफ्टर 1 वीक बेबी का जो भी क्लीवेज होते हैं, जो भी ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, उनका मदर के यूटेरस में यानी यूटेराइन वॉल में क्या होता है, इम्प्लांट किए जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को पूछा जाता है। डिफाइन मोरोला एंड ब्लास्टोसिस्ट, एक्सप्लेन वेयर इम्प्लांटेशन ऑक्यूर, और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन। फिर अगला आता है प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई प्लेसेंटा, क्योंकि जानते हो बेबी को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी ऑक्सीजन मिलता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही इन और आउट होते हैं। तो प्लेसेंटा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। इसके अलावा सर ये एक एंडोक्राइन टिश्यू के तरीके से भी काम करता है। यहाँ पे कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब इन सारे हार्मोन्स के फंक्शन एक एक लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा एक अनदर हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, याद रखना रिलैक्सिन हार्मोन। तो सर ये लेटर फेज ऑन प्रेगनेंसी के लेटर फेज में एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन। तो आप बताना रिलैक्सिन हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, एक आप लोग देखे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये इस सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो पूछा जाता है एक्सप्लेन द न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ऑक्सीटोसिन दैट लीड्स टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के आने वाले सीबीएसई एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर एक होता है कि अगर आप देखोगे मिल्क में एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉम। तो बोला जाता है जो बेबी होते हैं, जो बेबी डिलीवर होते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको माँ का दूध ही प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस मदर के मिल्क में एक एंटीबॉडीज वाला दूध मिलता है या फिर येलोइश दूध मिलता है जिसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, जिसमें एक एंटीबॉडीज होती है जिसको बोलते हैं IgA, ठीक है। तो व्हाई इज द फर्स्ट मिल्क इसेंशियल फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, तो आप लोग बताइएगा ये क्यों जरूरी होती है भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिगर्स आप लोगों को बहुत अच्छा कर लेना है। पहला, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट बहुत अच्छे से कर लेना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेबल करना आ जाना चाहिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कर लेना। ह्यूमन ऑवरी को, है ना, ह्यूमन ऑवरी में जो कॉर्पस लुटियम बन रहा है, उनके बाद जो प्रोसेस चल रहा है उन प्रोसेस को याद कर लेना, वहाँ पे लेबल करने के लिए पूछा जाता है। और अगला है जो है स्पर्म,
स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है और उनको लेबल करने वाला, तो उन 5 फिगर को बहुत अच्छे से कर लेना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला, सेक्शनल व्यू ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन दोनों को कर लेना, सेक्शनल व्यू देख लेना भाई। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, अभी तो बता ही चुके हैं। सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ओवरी, ये भी देखो, ये भी बता चुके हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, अब यहाँ पे आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में इनको बताने से पहले एक डायग्राम भी बताया गया है जिसमें पॉलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस क्या है, इनको डायग्राम बनाकर प्रोसेस को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लेडिक सेल, लेडिक सेल के क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होता है भाई, क्या सिक्रेट करता है, ठीक है। एक्रोसोम, जो अभी हम बोले कि स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, तो सर इसका रोल क्या होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में, कैसे वो जोना पेलोसिडा जो भी चीजें हैं वो आप कम करते हैं। आगे बात करेंगे, डिफाइन कोलेस्ट्रॉम एंड एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी, तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोलेस्ट्रॉम क्या, कोलेस्ट्रॉम को डिफाइन करना है और न्यूबॉर्न बेबी के लिए इंपॉर्टेंस कैसे है। Why is the role of ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के क्या रोल होते हैं इन द ब्लास्टोसिस स्टेज, ब्लास्टोसिस स्टेज में ट्रोपोब्लास्ट के क्या रोल है, इनको पढ़ लेना है। कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम में हाउ डज इट फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में ये कैसा फंक्शन करता है कॉर्पस लुटियम का। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ए सिमेट्रिक फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट के हेल्प से आपको ये बताना है, दोनों को डिफरेंसेस लिखना है। एक्सप्लेन द 4 phases ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, तो यहाँ पे पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के रोल्स को बताना है, साथ ही साथ वो जो 4 phases थे जिसमें हम लोग अभी बात किए, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, है ना, ओव्यूलेशन फेज, तो इन सारे फेजेस को बहुत अच्छे से डिटेल में चारों फेजेस को बताना है। उसके बाद इन हार्मोन्स के क्या रोल्स होते हैं इनको बताना है। आगे बात करेंगे, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ जाइगोट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इन द एम्पुला टू प्लांटेशन इन द यूटेरस, मेंशन स्टेजेस लाइक मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद कहाँ उनकी जो जर्नी हो रही है, उन जर्नी को बहुत अच्छे से पूछा गया है। अगर आप लोग बताना कि वो जर्नी क्या है, तो एम्पुला रीजन से प्लांटेशन तक यूटेरस में सारे स्टेजेस को बताना है, जिसमें कि मोरुला हो, ब्लास्टोसिस्ट हो, तो मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो, कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और डेवलपमेंट होने के बाद कैसे वो जाकर इम्प्लांट करना है, वहाँ तक के स्टेजेस को डिस्क्राइब करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स, हार्मोनल कंट्रोल मेल में कैसे होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, टेस्टिस इन रेगुलेटिंग इन द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई जो हार्मोनल कंट्रोल है, तो हार्मोन की बात करते हैं, हार्मोन कहाँ कहाँ से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, टेस्टिस से होगा, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा भाई, रेगुलेट करेगा। तो इन सारे हार्मोन्स के रूल्स को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इनका भी यूजेस आप बता सकते हो। अगला है, एक्सप्लेन द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, तो ये अभी हम बताएं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है भाई। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे होता है तो एक अनदर टॉपिक होता है जो आपको पढ़ लेना है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है ना। पार्चुरेशन क्या होता है, ठीक है, एंड लैक्टेशन क्या होता है, मदर जब बेबी को फीड कराती है तो उसे लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, और पार्चुरेशन जब बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या रोल होता है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विद ए लेबल डायग्राम, आप डायग्राम को लेबल करके क्या बताना है भाई, ह्यूमन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जो अभी पढ़ेंगे। Why are the testes located outside the abdominal cavity in the scrotum, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप लोग इजीली बता सकते हो भाई, कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट ऑक्योर इन द ग्राफियन फॉलिकल एंड द यूटेरस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें बताना। तो यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे, यूटेरस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, तो यहाँ पे एक फेज आ रहा है फॉलिकुलर फेज, ये भी किस फेज का पार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज का पार्ट है। तो 4 फेजेस होते हैं, चारों फेज को बहुत अच्छे से कर लेना, इजीली बना लोगे। व्हाट इज कैपेसिटेशन, तो कैपेसिटेशन क्या होता है, इनको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर लेना है। तो ये आप लोग का दूसरा चैप्टर है। आई थिंक आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर का समरी समझ में आया होगा, और समरी के साथ साथ आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के तरीके बदल सकते हैं भाई, बट टॉपिक जो होगा टॉपिक नहीं बदलेंगे। तो जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्या पता कि एग्जाम में आप लोग को यही क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो फिर मजा ही मजा आ जाएगा। कहता है ना कि मजे में एग्जाम निकल गई, ठीक है। अब अगला चैप्टर है भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे जो माइक्रोस एंड ह्यूमन वेलफेयर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें एसटीडी को देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है भाई पूरा का पूरा चीज़ों को बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला आप लोगों को पढ़ लेना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को 5 फिगर में रखे हैं: फिजिकल बैरियर, नेचुरल बैरियर, ऑरल पिल्स, आईयूडीज एंड सर्जिकल मेथड्स। तो भाई फिजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो मेल फिजिकल बैरियर, फीमेल फिजिकल बैरियर, ये याद। नेचुरल बैरियर में आप लोग पढ़े होंगे, नेचुरल बैरियर कौन कौन सा है भाई। ऑरल पिल्स में बहुत सारे पढ़े हो, ठीक है, माला सी, माला डी। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे सहेली, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोन बनाया था, CDRI बनाया था। CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइएगा। IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, लिप्स लूप, ठीक है। सर्जिकल मेथड जो होते हैं ये परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, मेल में होता है वैसेक्टोमी, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। तो इनके बारे में पढ़ लेना है। और एक प्रोसेस होता है जिसे MTP कहते हैं, जिसे कॉमनली हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन बोलते हैं। तो एबॉर्शन कब तक सेफ होता है, तो याद रखना फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 सप्ताह या फिर 3 मंथ के भीतर अगर कोई एबॉर्शन कराते हैं तो वो उनके बॉडी के लिए सेफ होता है। उसके बाद कराने पर रिस्क बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि भाई ऐसे कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं आर्ट, कला है भाई आर्ट, जिसका पूरा नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ देखने को मिलती है, तो एक है जिप्ट, एक है ICSI, एक है IUI, एक है IVF। तो आप लोग IVF तो का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इंदिरा IVF, ठीक है, जिसे हम लोग कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, हरगोविंद खुराना के नाम क्यों आ रहे हैं, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सर ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, तो एक बहुत ही ईजी वे है, आप अनाथालय जाइए, एक बच्चे को गोद लीजिए, जिसे एडॉप्ट करना कहते हैं, एडॉप्टेशन। इन सारे प्रोसेस से कम खर्चीला है, ठीक है। तो एडॉप्टेशन के प्रोसेस को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगला आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या कौन से कारण हैं, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करने के मेथड को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनको पढ़ना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं इस चैप्टर को, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहला लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कुछ आइडियल 4 आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, ठीक है ना। क्लासिफाइड आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। ध्यान रखना यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड में कौन होता है, लिप्स लूप्स होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिप्स लूप्स। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, हार्मोन रिलीजिंग में LNG20, प्रोजेस्ट्रेट, ठीक है। सहेली क्या है, सहेली एक ऑरल पिल्स है, ठीक है, जो अब ऑरल्स है जिससे हम लोग वीकली पिल्स भी बोलते हैं, 7 डे पिल भी बोलते हैं। तो वाई इज सहेली कंसिडर्ड ए बेटर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ए वुमेन। अब पूछा जाता है सर इसको डेवलप कौन किया था, डेवलप्ड कौन किया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है सर, ये एक तरीके का नेचुरल बैरियर है, ठीक है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर में क्या होता है कि जब कोई मदर बेबी की डिलीवरी करती है तो 6 मंथ तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, और उस टाइम पे अगर कोई इंटीमेट होते हैं या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो क्या नहीं हो सकते सर, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसी को बोलता है लैक्टेशनल एमिनेरिया, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के टाइम पे माँ को प्रेग्नेंट ना होने की पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो एक नेचुरल बैरियर है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इनके बारे में पूछा गया है। सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। व्हाई इज दिस मेथड कंसिडर्ड टर्मिनल या परमानेंट, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ IVF, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। डिफ्रेंशिएट याद रख लेना कि ZIFT जिप्ट एंड IUI, कभी कभी ZIFT एंड GIFT के बीच डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। STD जिसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ STI। तो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं STD को फैलने से।
मेंशन व्हाई अर्ली डिटेक्शन इज क्रूशियल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिस्ट 3 STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, देयर पॉजिटिव एजेंट्स, उनको कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। तो ये टॉपिक हम आप लोग ये यूट्यूब में डाल चुके हैं, तो आप लोग उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो इस आने वाले अपकमिंग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ बैरियर मेथड्स प्रिवेंट कंसेप्शन इन ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, differentiate between GIFT and ICSI, name a hormone releasing IUD and explain how it prevents pregnancy, mention the components of the oral pills used by females, ठीक है, oral pills जो females के थ्रू यूज हो रहे हैं, and explain their mode of action, कैसे वो एक्शन करते हैं। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अभी बताएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, यानी कि 3 महीने से पहले कर लेना होगा, चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग के फर्स्ट यूनिट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट PYQ के साथ हम आप लोगों के बीच रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग की तैयारी हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो जरूर इनकी तैयारी कर लें, क्योंकि बोर्ड में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों एक न्यू यूनिट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।